Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of climatology. क्लाइमेटोलॉजी में अभी हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं जो है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इसमें अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं, जैसे सोलर रेडिएशन क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, एपीलियन पोजीशन क्या होता है, पेरिलियन पोजीशन। फिर हम लोग देखिए फैक्टर्स, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो इंसोलेशन का वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इवन हम लोग ये भी देख चुके हैं कि अर्थ किस तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट रे है, सन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो रेडिएट करता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, और अर्थ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ का इंफ्रारेड रेडिएशन को जो है ये रेडिएट करता है। इवन हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो इंसोलेशन है वो सबसे ज़्यादा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में सबसे ज़्यादा होता है, फिर ट्रॉपिक्स में होता है, फिर इक्वेटर्स में होता है, और पोल्स में सबसे कम होता है इंसोलेशन। इवन अगर सेम लैटिट्यूड हो तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, ओशंस पे कॉम्परेटिवली कम होता है। अगर ये आपको रीजन्स नहीं पता इन सब के बारे में तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एल्बिडो ऑफ द अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कब जो है अर्थ किस रीजन में, अर्थ का कौन से लैटिट्यूड में अर्थ का सरप्लस हीट बजट होता है और किस जगह पे डेफिसिट हीट बजट होता है, और किस तरीके से अर्थ जो है वो सरप्लस और डेफिसिट को बैलेंस करता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी तक जितना हम लोग डिस्कस कर चुके तो प्लैंक्स लॉ में हम लोग इस चीज़ को तो देख चुके हैं कि कोई भी बॉडी जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करता है और उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा छोटा होता है। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे अर्थ जो है उसका वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ होता है, और जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। वही सन का क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टर होता है, जो कि यूवी रेस का है। अर्थ के केस में इंफ्रारेड होता है, लेकिन इसका एनर्जी जो होता है सन के केस में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो ये प्लैंक्स लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है। एनीथिंग दैट कंडक्ट्स, जो ट्रांसफ़र करता है हीट को, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और उसी से ये वर्ड आया है कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली है क्या, सिंपल सा बात है कि जैसे सपोज़ कर लो ये कॉफ़ी मग है। कॉफ़ी मग में जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी डालते हैं तो कॉफ़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पून है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इस स्पून में। ये स्पून बेसिकली ये तब होगा जब ये स्पून जो है वो स्टील का हो या फिर कोई भी ऐसा कंडक्टर का हो। अगर ये वुड का होता तब ये नहीं होता, क्योंकि वुड जो है वो बैड कंडक्टर है। तो इसी चीज़ को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन ये तब तक हीट ट्रांसफ़र करेगा अगर ये स्टील का है, जब तक जो यहाँ पे कॉफ़ी है उसका जो टेम्परेचर है और ये जो स्पून का टेम्परेचर है वो लगभग बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हो जाएगा ये हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपको 3 वर्ड ध्यान में रखना है। एक तो है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और तीसरा है एडवेक्शन। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि ये जैसे यहाँ पे आग जल रहा है। अब ये आग जल रहा है तो जब यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर में हाथ रखें तो ये हीट जो है ये क्या हो रहा है, ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो ऊपर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, सबसे पहले ये जो आग है वो क्या कर रहा है, इस जगह का जो हवा होगा इसको गर्म कर रहा होगा। यहाँ का हवा जो है इसके जस्ट ऊपर वाले हवा को गर्म कर रहा होगा, और धीरे धीरे ये जो है ये क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र होते जा रहा है, और जिसकी वजह से हम लोग को इतना दूर में भी इस हाथ को जो है वो गर्मी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है अपर लेयर में। ओके, तो जब हीट वर्टिकली ट्रांसफ़र होता है तो उस चीज़ को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, और वही हीट अगर हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र होगा तो उसको एडवेक्शन बोलेंगे। मतलब कि जैसे अगर ये फायर है तो इधर भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर भी हो रहा है, हर डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है।
हॉरिजॉन्टल जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को एडवेक्शन बोलते हैं। वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र जब होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है। ओके और रेडिएशन जो है वो क्या है कि जो ट्रांसफ़र हो जाए तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में हो जाए, जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को हीट फील हो जाए तो वो एनर्जी रेडिएट कर जाए। ओके तो वही हीट ट्रांसफ़र ही बेसिकली एक तरीके से रेडिएशन है। ओके और ये कंडक्शन है। जब हम लोग रॉड यहाँ पे रखते तो रॉड क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो ये कंडक्शन हो जाए यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीटिंग। एडवेक्शन क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीटिंग, ये एडवेक्शन है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये जो कन्वेक्शन होता है, जैसे अगर हम लोग अर्थ के केस में देखें तो ये अगर हमारा अर्थ है, ओके तो अगर ये यहाँ पे सन है, ये क्या कर रहा है, ये हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ से शॉर्ट वेवलेंथ फॉर्म में यूवी रेज अर्थ पे आ रहा है, जिसकी वजह से जब ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो अब ये अर्थ क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है और ये लॉन्ग वेव फॉर्म में इंफ्रारेड एनर्जी जो है ये रेडिएट कर रहा है। अब जब ये इंफ्रारेड एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के जस्ट ऊपर वाला सरफेस गर्म होगा, फिर उससे ऊपर वाला होगा और धीरे धीरे ये और होगा। जितना ज़्यादा हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को ठंडा फील होता है। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हीट हो जाए वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ से जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इंफ्रारेड के फॉर्म में, लॉन्गर वेवलेंथ के फॉर्म में, उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाए। तो ये जो वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है हीटिंग का, ये मेनली कन्फाइंड होता है ट्रोपोस्फेयर तक ही। जो हम लोग पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ट्रोपोस्फेयर के बाद क्यों जो है ये वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीटिंग जो है वो नहीं हो पाता है। सारा का सारा वेदर फेनोमेनन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ओके उसी तरह अभी अगर हम लोग एडवेक्शन का एग्जांपल देखें, एडवेक्शन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, जिसका एग्जांपल लू हो गया, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब क्या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। ये सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हम लोग पहले भी देख चुके कि किस तरीके से, जैसे अगर यहाँ पे सी ब्रीज कब होता है, दिन के टाइम होता है। बेसिकली जब दिन है तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो बॉडी जितना ज़्यादा डेंस होता है वो उतना ही ज़्यादा उतना जल्दी हीट होता है और उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। जितना ज़्यादा डेंसर बॉडी होगा उतना जल्दी हीट और उतना ही जल्दी ठंडा। अब जैसे यहाँ पे डेंसर कौन सा है, लैंड एरिया, ये जो है ये क्या है, ये ज़्यादा डेंस है और जो वाटर एरिया है ये कम डेंस है। तो अब जब दिन में धूप आ रहा है तो उसमें क्या होगा, ये जो ज़मीन है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा और ये जो पानी है वो लेट से गर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्योंकि गर्म है तो इसके ऊपर का हवा भी जो होगा ये भी गर्म होगा। ये जब हवा गर्म होगा तो हम लोग को पता है कि जो वार्म एयर होता है वो लाइटर होता है, तो वार्म एयर क्या करेगा, राइज करेगा। जब ये राइज करेगा तो जिसकी वजह से इस जगह पे लैंड पे जो है वो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा और ये तो राइज कर गया और इस जगह पे जो हवा है, यहाँ पे जो हवा है वो क्या है, हल्का ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो लेट से गर्म होता है। अब जब लेट से गर्म होगा यहाँ का पानी, यहाँ का हवा जो है वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो ये जो है ये कूल एयर है। अब ये क्योंकि वार्म एयर राइज कर रहा है तो ये जो कूल एयर है वो क्या होगा, ये इस जगह का जो वैक्यूम प्लेस है, मतलब जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है गर्म हवा के राइज करने की वजह से, तो ये ठंडा हवा इधर समुद्र से आके या नदी से आके ये यहाँ पे फिल करेगा। तो यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है कि ठंडा हवा जो कूलर एयर है ओशियन से वो आ रहा है लैंड की तरफ। ओके तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एडवेक्शन करंट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है। अब यहाँ पे जब ठंडा हवा आएगा तो ये जो ज़मीन है, जो लैंड एरिया है, इसके ऊपर हम लोग को कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग लैंड ब्रीज, सी ब्रीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट है वो सी से ओशियन की तरफ हो जाए। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नॉमेनक्लेचर होता है विंड्स का वो हमेशा ऑरिजिन के बेसिस पे होता है। जब हम लोग सी ब्रीज बोल रहे हैं तो ऑरिजिन सी से लैंड के तरफ, जब हम लोग लैंड ब्रीज बोलेंगे तो ऑरिजिन जो है वो लैंड है, लैंड से सी की तरफ एयर का मूवमेंट है। जब हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है।
ओके, ओरिजिन वेस्ट में, और जब हम लोग ईस्टर्लीज बोलेंगे तो ओरिजिन ईस्ट में है। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ पता होगा। तो अब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देख चुके हैं कि किस तरीके से अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग इवन ग्रीन हाउस गैसेस का भी फेनोमेनन प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जब अर्थ रेडिएट करता है, यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जब अर्थ जो है वो रेडिएट करता है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करता है कि जितना भी लॉन्ग वेव रेडिएशन है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, क्योंकि हम लोग का ग्रीन हाउस गैसेस का प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखें, इसका प्रॉपर्टी सिंपल ये होता है कि ये जो होता है वो जितना भी सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो कि यूवी रेज है जिसका वेवलेंथ शॉर्टर है, इसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है। ओके, लेकिन जो अर्थ का लॉन्ग वेव रेडिएशन जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये जो रेडिएट कर रहा है अर्थ का सरफेस से, इसके लिए ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस उसके लिए ट्रांसलूसेंट का काम करता है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा गर्म होता है। ओके, और ये फिर बाद में जो है धीरे धीरे रिफ्लेक्ट कर जाता है स्पेस में। तो ये बेसिक्स और कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस जो है वो सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है जो अल्ट्रावायलेट रे है उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ का जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो हीट होता है। इसके बाद अब जो है वो हम लोग हीट बजट देखेंगे ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो अर्थ है ये 100 यूनिट एनर्जी जो है, मान लेते हैं यहाँ पे ये टोटल सन जो है ये हमारा सन है, ये सन टोटल 100 यूनिट एनर्जी जो है, मान लेते हैं ये सन से 100 यूनिट एनर्जी अर्थ पे आ रहा है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ओके, अब ये अगर अर्थ सरफेस है टोटल 100 यूनिट एनर्जी आना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग को अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स भी देखने को मिलेगा। ओके, ये मान लेते हैं ये क्लाउड्स है। तो अब क्या होता है कि ये 100 यूनिट यहाँ पे आया तो, लेकिन इस 100 यूनिट में से जो 27 यूनिट है, ओके, ये 27 यूनिट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। ओके, और ये रिफ्लेक्ट जो कर रहा है स्पेस में वो किसकी वजह से कर रहा है, क्लाउड की वजह से कर रहा है। तो अब 27 यूनिट तो स्पेस में रिफ्लेक्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, और ये किसकी वजह से हुआ, क्लाउड की वजह से हुआ। फिर यहाँ पे अर्थ का सरफेस में हम लोग को बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अब क्या हो जाए कि जो 6 यूनिट एनर्जी है यहाँ पे हम लोग का, ये 6 यूनिट एनर्जी जो है ये क्या हो जाए, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। 6 यूनिट जो है वो स्कैटर्ड टू स्पेस, ये 6 यूनिट एनर्जी जो है वो स्पेस में स्कैटर्ड कर गया, किसकी वजह से, तो ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह की वजह से। ओके, तो 27 यूनिट्स क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट कर गया, 6 यूनिट्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से रिफ्लेक्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाकी जो 2 यूनिट एनर्जी है जो सन का यहाँ पे पहुँचा, इसमें से भी 2 यूनिट एनर्जी जो है ये क्या हो रहा है, 2 यूनिट जो है रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। ओके, अब ये जो रिफ्लेक्ट किया स्पेस में, ये अर्थ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, जो रिफ्लेक्ट करता है वो मेनली कब करता है, अगर सपोज कर लो, ये तो हम लोग को पता है कि जो वाइट कलर होता है, ये वाइट कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, और जो ब्लैक कलर होता है ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो जो भी यहाँ पे जो स्नो पार्टिकल्स होगा, अर्थ पे जो स्नो होगा, या फिर सपोज कर लो ग्लेशियर्स होगा, या आइस कैप्स हो गया,
ये सब क्या कर रहा है कि ये सब 2 यूनिट एनर्जी जो है वो अर्थ में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मतलब कि 27 यूनिट्स जो है वो क्लाउड से, 2 यूनिट जो है वो स्नो, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, ये सब से 6 यूनिट जो है वो किससे हो गया, डस्ट पार्टिकल से। मतलब कि टोटल 35 यूनिट्स जो एनर्जी है, ये जो 35 यूनिट्स हो गया, ये 35 यूनिट्स क्या हुआ, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर गया स्पेस में। ओके, और इसी को हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। वो एनर्जी जो डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट कर गया, ये एल्बिडो हो गया हम लोग का। ओके, एल्बिडो वो एनर्जी है सन का जो अर्थ पे पहुंचने से पहले ही अर्थ उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब 100 यूनिट आना था टोटल, 100 यूनिट में से तो 35 यूनिट चला गया, बचा कितना, 65 यूनिट्स। अब ये 65 यूनिट्स में से क्या होगा कि जो 14 यूनिट एनर्जी है, ये 14 यूनिट एनर्जी जो है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता। अर्थ का एटमॉस्फेयर 14 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो किस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, यूवी रेज को किया है। ओके, ये 14 यूनिट एनर्जी अर्थ का एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी का जो 51 बचा, ये 51 यूनिट एनर्जी जो है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, 51 यूनिट एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। तो ये जो है ये हम लोग का क्या हो गया, हीट बजट। मतलब टोटल 100 यूनिट एनर्जी सन से अर्थ पे आया था, उसमें से 27 यूनिट स्पेस में चला गया, 2 यूनिट जो है वो स्पेस में गया आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, स्नो की वजह से, और बाकी 6 यूनिट स्पेस में गया डस्ट पार्टिकल्स। ये हो गया 35 यूनिट्स। ये 35 यूनिट्स के बाद अब हम लोग का बचा 65 यूनिट्स। वो 65 यूनिट्स में से 14 यूनिट जो है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया, और 15 यूनिट जो है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ये भी तो हम लोग को पता है कि अर्थ जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो तो शॉर्टर वेवलेंथ में कर रहा था, लेकिन अब रेडिएट जो करेगा वो किस वेवलेंथ में करेगा, वो हम लोग का करता है लॉन्गर वेवलेंथ के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 51 यूनिट एनर्जी है इसको अब अर्थ क्या करेगा, लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में रेडिएट करेगा, इंफ्रारेड के फॉर्म में रेडिएट करेगा। अभी ये जो एब्जॉर्ब किया है 14 यूनिट एटमॉस्फेयर और 51 यूनिट जो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब किया, ये तो यूवी रेस के फॉर्म में किया है। ओके, लेकिन जो रेडिएट करेगा वो किस में करेगा, वो करेगा हमारा लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। तो अब लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में किस तरीके से रेडिएट करता है, तो ये 51 यूनिट्स में से क्या होता है कि अब अगर हम लोग आगे देखें तो अभी यहाँ पे क्या है, टोटल ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे टोटल अभी 51 यूनिट एनर्जी जो है ये हमारा अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब किया हुआ है, और ये जो 14 यूनिट एनर्जी है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये एब्जॉर्ब किया हुआ है। ओके, अब ये जो 14 यूनिट एनर्जी है और ये 51 यूनिट एनर्जी, ये जो अर्थ का सरफेस है इसमें से अब क्या होगा कि ये 34 यूनिट जो है ये 34 यूनिट रेडिएट होगा। ओके, और ये जो रेडिएट होगा वो किस वेवलेंथ के फॉर्म में होगा, इंफ्रारेड के फॉर्म में, लॉन्ग वेवलेंथ होगा। ओके, ये हम लोग देख चुके कि जितना ज़्यादा बॉडी वार्मर होगा उतना ही ज़्यादा छोटा वेवलेंथ होगा। अर्थ जो है वो सन के कंपेयर में कोल्डर है, तो इसीलिए इसका वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में है। ओके, तो ये 34 यूनिट अर्थ जो है वो रेडिएट किया, ये 51 यूनिट्स में से 34 यूनिट तो अर्थ रेडिएट कर दिया लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में, किसमें, एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये 34 यूनिट कौन एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, और बाकी का जो अब यहाँ पे हम लोग का 17 यूनिट बचा, ये 17 यूनिट कहाँ चला गया, 17 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो 34 यूनिट अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब किया वो क्यों किया, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। क्योंकि हम लोग क्या देखें कि जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो क्या करता है, वो अर्थ का जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये 51 यूनिट में से 34 यूनिट जो है वो तो केवल अर्थ का जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इसको एब्जॉर्ब कर लिया।
तो अब जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर के पास टोटल कितना एनर्जी बच गया, ये 34 यूनिट और ये 14 यूनिट, टोटल 48 यूनिट बच गया। अब ये 48 यूनिट को धीरे धीरे क्या होगा, इसको भी अर्थ धीरे धीरे स्पेस में रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो ये अर्थ पे जो सन का इनकमिंग रे जो भी आ रहा है टोटल वो लगातार फिर वापस जाएगा, बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं बना रहेगा तो क्या होगा, अगर अर्थ पे लगातार हीट आता ही रहेगा और अर्थ उसको अगर एब्जॉर्ब किए जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ खुद एक आग का गोला बन जाएगा। तो इसीलिए ये अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो एनर्जी आ रहा है अर्थ पे उसको वो रेडिएट बैक करे। ओके, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि टोटल जो भी 48 यूनिट यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब किया, वो फाइनली ये 48 यूनिट क्या होता है, अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही जो है ये हमारा क्या है, हीट बजट है प्लैनेट अर्थ का। ये शॉर्टर वेवलेंथ का हीट बजट है जो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से टोटल अगर 100% है तो क्लाउड 27% रिफ्लेक्ट कर रहा है, 6% जो है वो हमारा डस्ट पार्टिकल्स कर रहा है और 2% जो है वो हमारा अर्थ का सरफेस कर रहा है। टोटल 35 यूनिट्स हो गया। उसमें से ये 35 यूनिट के बाद 51 यूनिट जो है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ओके, और ये 51 यूनिट्स में से अब क्या होगा, 34 यूनिट जो है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट की वजह से, और बाकी का 17 यूनिट जो है वो अर्थ का स्पेस में चला जाएगा। और फिर बाद में ये जो टोटल 48 यूनिट है ये भी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से क्या होगा, लेटर ये 48 यूनिट जो है वो रेडिएट हो जाएगा एटमॉस्फेयर स्पेस में, ताकि ये बैलेंस बना रहे। ओके, हम लोग एल्बिडो क्या होता है इस चीज़ को देख चुके हैं कि वो अमाउंट ऑफ यूनिट, जैसे ये 35 यूनिट्स हम लोग क्या देखें, यहाँ पे 35 यूनिट्स जो था टोटल क्या हो जाता है, ये 35 यूनिट्स जो था ये टोटल स्पेस में रिफ्लेक्ट कर जा रहा था जो भी सन से इनकमिंग यूवी रेज आया था बिना अर्थ के सरफेस पे पहुँचे हुए। ओके, मतलब वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, और उसी को हम लोग एल्बिडो ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ओके, उसके बाद फिर जो है हम लोग को यहाँ पे फाइनली देखना है कि वेरिएशन इन द नेट हीट बजट ऑन द अर्थ सरफेस। देखो सिंपल सा बात है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ये जब हम लोग समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे कि किस तरीके से जो सन का रे होता है वो बेसिकली हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही डायरेक्ट रे जो होता है वो हमेशा इसी रीजन में ही आता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेट जो सरप्लस है वो हमेशा ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके आसपास ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखें तो जो नेट सरप्लस वाला रेडिएशन है वो हमारा किस रीजन में आ रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री साउथ तक। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ 40 डिग्री साउथ और 40 डिग्री नॉर्थ देखें तो ये वाला रीजन में तो नेट सरप्लस हीट रेडिएशन है, लेकिन जो इधर वाला रीजन होता है जो पोलर रीजन होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेफिसिट होता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा सन का रे नहीं पहुँच पाता है। ओके, अब वही चीज़ को यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो ये जो है ये 40 डिग्री साउथ है। ओके, और ये जो है ये हमारा क्या है 40 डिग्री नॉर्थ है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हो रहा है वो ज़्यादा सरप्लस में है, लेकिन जो ये पोलर रीजन है 40 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ, और ये जो है 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री साउथ नॉर्थ, ये वाला रीजन में जो सोलर रेडिएशन है वो उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि इस रीजन में जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो उसका इंसोलेशन जो होता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल घटता जाता है इंसोलेशन कम होते जाता है। तो इस रीजन में जो सन का रे का एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इधर इंसोलेशन कम हो रहा है। ओके, तो इसीलिए जो नेट सरप्लस है वो हम लोग को इस रीजन में देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि ये जो सरप्लस वाला रीजन है, ये सरप्लस एनर्जी जो है होता है वो ट्रांसफ़र होके ये डेफिसिट रीजन में जाता है, तभी एक बैलेंस टेम्परेचर बन पाता है। ओके, जिसकी वजह से जो हायर लैटिट्यूड्स है वहाँ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है। तो इस चीज़ को ही ध्यान में रखना है। ओके, कि किस तरीके से सरप्लस रीजन से हीट जो है वो डेफिसिट रीजन में ट्रांसफ़र करता है, सरप्लस रीजन हमारा क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि
कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करता है कि अर्थ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ओके, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसके अगले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। ये हम लोग जुलाई के मंथ में देखेंगे, जनवरी के मंथ में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग उसके बाद वाले लेक्चर में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को जो है वो कंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।